वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे। ऐसी ही है अयोध्या की कहानी। राम मंदिर में चढ़ावे की लूट की कहानी। लूट हुई चढ़ावे की और कत्ल हुआ करोड़ों की आस्था और विश्वास का। 7 जून को दुनिया को पता चला कि राम मंदिर में चढ़ावा लूटा जा रहा है। वही लूट रहे थे जिनको गिनना था, जिनको चढ़ावा बैंक में जाकर के जमा कराना था। लेकिन चंपत राय और राम मंदिर ट्रस्ट को ये बात 7 जून से पहले ही पता थी। ट्रस्ट, चंपत राय, अनिल मिश्रा ने क्या किया जब उन्हें पता लगा? तो एफआईआर या कानूनी कार्रवाई नहीं की, खुद ही पुलिस बन बैठे, खुद ही जज बन बैठे। लूटा गया पैसा वापस मांगा गया, लाखों रुपए वापस भी आ गए और फिर मामले को दबाने की कोशिश की गई। कहा गया कि कुछ हुआ ही नहीं। आखिर किसको बचाना चाहते थे चंपत राय? राम के नाम पर लाखों करोड़ों की लूट हो रही थी और लुटेरों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। आज आपको कहानी सुनाएंगे 7 जून से पहले की। राम मंदिर में क्या हो रहा था, ये बात, वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया गया, वहाँ चोरी हो रही है, ये बात सामने आने से पहले की कहानी। बात मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में जहर बांटने की भी करेंगे और दिल्ली में प्रदूषण कम करने की नीयत से रेखा गुप्ता सरकार ने कौन सी नई पॉलिसी लागू की है, विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. भगवान राम के चढ़ावे के चोरों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल चोरों के लिए अपना वकील ढूंढना होगा। क्योंकि अयोध्या के वकील तो खुलेआम कह रहे हैं कि ना चोरी के आरोपियों का मुकदमा लड़ेंगे, ना लड़ने देंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बैठक करके ये फैसला किया है कि उसके सदस्य आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन की आज बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे। अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मुवक्किलों से लेके अपने, और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। भारत के संविधान और आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुताबिक हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अगर स्थानीय बार एसोसिएशन सामूहिक रूप से पैरवी से इनकार करता है तो भी अदालत ये सुनिश्चित कर सकती है कि आरोपी बिना कानूनी सहायता के ना रहे। जरूरत पड़ने पर अदालत लीगल एड के जरिए वकील नियुक्त कर सकती है, जिसकी संभावना अब ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि बार एसोसिएशन सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हम केस लड़ेंगे नहीं। वकीलों का कहना है कि अगर कोई वकील आरोपियों का केस लेता है तो पहले उसे 5 लाख रुपए बार में आकर के जमा कराने होंगे और इस 5 लाख रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने में, मतलब आरोपियों को सजा दिलाने में। आरोपियों का क्या होगा, कुछ समय में वो सामने आ जाएगा। लेकिन फैजाबाद के वकीलों की जो प्लानिंग है वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव तीनों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है, क्योंकि बार एसोसिएशन कह रहा है कि पहले तो एप्लीकेशन देंगे इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की, और अगर तब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ केस नहीं हुआ तो खुद बीएनएस की धारा 173 के तहत केस दर्ज करवाएंगे। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं। वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। उसमें तमाम नाम दिए गए हैं। ये कमेटी समेत 12 अन्य लोगों को शामिल किया गया है कि वो श्री चंपत राय, श्री गोपाल राव और श्री अनिल मिश्रा के विरुद्ध 173 में पहले तो वो एप्लीकेशन देंगे कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं दर्ज होता है तो 173 में वो दाखिल करके इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत 3 से 7 साल तक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, पुलिस डीएसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति से अधिकतम 14 दिन का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ये तय करने के लिए कि मामले में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। एसआईटी की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई। ये अब तक पता चला कि चढ़ावा गिनने के लिए जो एसओपी तय की गई थी वो फॉलो नहीं हो रही थी। बावजूद इसके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का नाम एफआईआर में नहीं है। चंपत राय या अनिल मिश्रा ने चोरी की या नहीं ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन चढ़ावे की गिनती के दौरान एसओपी को फॉलो करवाना, नियम कानून को फॉलो करवाना तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। एक और बात जो ट्रस्ट और चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ जाती है, सूत्रों के हवाले से आए एसआईटी रिपोर्ट में आरोप है कि ट्रस्ट को पहले ही पता चल चुका था कि चोरी हो रही है, और अगर ऐसा था
तो उसे दबाने की कोशिश क्यों की गई, जरूरी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये वीडियो आप देखिए, ये सीसीटीवी है आरोपी अविनाश शुक्ला के घर के बाहर का। पुलिस अविनाश के घर से निकली तो साथ में एक काले रंग का बैग भी था। कथित तौर पर इस बैग में कुछ लाख रुपए थे, कुछ कैश था जो अविनाश के घर से बरामद हुआ। अविनाश शुक्ला चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी है। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उसी दिन गिरफ्तार हो गए। फिलहाल वो जेल में है, लेकिन ये वीडियो जानते हैं कि किस तारीख का है आप? 5 जून 2026 का। और चढ़ावा चोरी का मामला पब्लिक में कब आया? 7 जून को। एसआईटी कब बनी? 13 जून को। यानी ट्रस्ट को, चंपत राय को 7 जून के पहले ही पता चल गया था कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, लेकिन उन्होंने पुलिस को इत्तला करना मुनासिब नहीं समझा। क्या क्या उन्होंने? खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही जज बन गए, खुद ही तफ्तीश शुरू कर दी। पूरी कहानी आपको आज सुनाते हैं। आज तक के सिमर चावला ने एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर की है। 4 जून को, सूत्रों के मुताबिक 4 जून को ट्रस्ट को पहली बार चढ़ावे में गड़बड़ी का पता चला, लेकिन ट्रस्ट सीधे पुलिस के पास नहीं गया, पहले अपने स्तर पर पड़ताल शुरू की। अगले दिन यानी 5 जून को सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के निर्देश पर ट्रस्ट के कुछ प्रतिनिधि पुलिस के साथ कुछ स्थानीय स्तर पर पुलिस वालों को अनऑफिशियली लेकर के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंच गए। वहां जो हुआ वही इस पूरी कहानी का अहम हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक दावा है कि उसी दिन अविनाश शुक्ला के घर से करीब 58 लाख रुपए बरामद हुए। यानी जिस रकम को बाद में कथित गबन का हिस्सा बताया गया, उसका बड़ा हिस्सा ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज होने के पहले ही वापस हासिल कर लिया था। यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं कि अगर 5 जून को इतनी बड़ी रकम बरामद हो गई थी तो क्या ट्रस्ट को चोरी का अंदाजा उसी दिन नहीं हुआ? अगर हो गया था तो फिर मामला उसी वक्त पुलिस में दर्ज क्यों नहीं कराया गया? एफआईआर की शिकायत क्यों नहीं दी गई? चंपत राय लगातार ये कहते रहे कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। पिछले ललन टॉप शो में ही हमने आपको चंपत राय का वो बयान सुनवाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि चढ़ावे की गिनती पहले जैसी होती थी वैसे ही अभी भी हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो उल्लेखनीय है। वैसे तो उल्लेखनीय बात 5 जून को ही सामने आ गई थी। 58 लाख रुपए का मिलना चंपत राय को उल्लेखनीय नहीं लगा, इसीलिए पैसे वापस लेने की कोशिश पहले शुरू हुई और कानूनी प्रक्रिया बाद में। पर कहानी इतनी भर नहीं है। 5 जून से 8 जून के बीच आरोपियों ने कुछ और रकम भी बैंक ट्रांसफर के जरिए वापस की, यानी कुछ नकद मिला कैश और कुछ पैसा बैंक के जरिए लौटाया गया। अब तक ना तो कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना कोई औपचारिक एफआईआर, जब तक ये पैसा वापस आया। तो क्यों ना ये माना जाए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा चढ़ावा चोरी की खबरों को छिपाने और दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 7 जून को खेल उनका बिगड़ गया, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस चोरी की खबर की बात सामने आने लगी। एसआईटी की जांच हुई, फिर एफआईआर हुई और फिर खबर आई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा क्यों दे दिया? आज इस्तीफा क्यों दे दिया? फिर अगर ईमानदार का दबाव किस बात का? ईमानदार सांच को आज क्या? मैं ईमानदार हूं, अगर मैंने कहीं पर 1 रुपए की चोरी नहीं की, किसकी हैसियत मुझसे इस्तीफा दिला लेगा? चरित्र ईमानदार होना चाहिए, मनोबल ईमानदार होना चाहिए। अगर जरा भी गलती नहीं किए होते तो देश और दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती थी। लेकिन जब आप चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करने वालों को संरक्षण देंगे। महिपाल सिंह का इंटरव्यू आया था, गणना प्रभारी थे। महिपाल सिंह ने ऑन द रिकॉर्ड इस बात को बोला कि मैं डेली बक्सों को देखता था, रजिस्टर में लिखा जाता था कम, बक्से में रहता था ज्यादा, और जब मैंने बक्सा खुलवाया तो 10 लाख रुपया ज्यादा मिला। और मैंने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से, गोपाल राव से शिकायत किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और धीरे धीरे अनिल मिश्रा ने महिपाल सिंह को किनारे कर दिया। अगर ये बात गलत थी महिपाल सिंह की, तो चंपत राय को महिपाल पर इस्तीफा मुकदमा लिखाना चाहिए था कि 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, तो 140 करोड़ लोगों का मंदिर नहीं है ये, पूरी दुनिया में जो लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं उन सब का मंदिर है। चंपत राय को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि वो चोरी के इस मामले को दबाना चाहते थे, लेकिन जब बात बाहर आ गई तो यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई। अयोध्या पर लखनऊ भारी पड़ा और आरोपों की जांच कराई गई, जिसके बाद चढ़ावा चोरी की कलई खुलती गई। मुख्यमंत्री जी अचानक अयोध्या गए। उस दिन कोई पर्व त्योहार अयोध्या में नहीं था और उससे पहले ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया कि उस कार्यक्रम में चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी और जो दूसरे लोग हैं ट्रस्ट के मेंबर्स, उनको दूर रखा जाएगा। और वो वहां गए, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं था और उसमें वहां पर उनको नहीं रखा गया। इससे ये साफ हो गया कि दोनों के बीच में एक फर्क है। टसल है कि नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि उनको इसके साथ जोड़कर देखा जाए। ठीक है, ये बड़ी बात थी। और फिर एसआईटी बना दी मुख्यमंत्री जी ने, कहने के लिए कहा गया कि ट्रस्ट की तरफ से बनाई गई है। फिर एफआईआर हुई, फिर पुलिस उस पर काम कर रही है, लेकिन वहां
मुख्यमंत्री जी ने ये साफ किया एक कार्यक्रम में, अयोध्या के कार्यक्रम में, कि किसी को नहीं बख्शा जाए। उनकी तरफ से ये दबाव भी बनाया गया, बताया गया कि भाई चंपत राय जी को या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। संघ की तरफ से भी ऐसी अपेक्षा थी कि वो ऐसा हो, लेकिन चंपत राय जी शायद कुछ शर्तों के साथ अड़े हुए थे कि उन पर उस तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। ये सब विवादों के बीच में ये साफ हो गया कि क्या ये मसला अयोध्या बनाम लखनऊ है, लखनऊ बनाम दिल्ली है, और ये ट्रायंगल बना हुआ है दिल्ली अयोध्या लखनऊ का। इन सारे सवालों में लगता है कि तीनों चीजें शामिल हैं। जिस तरह से नपेंद्र मिश्रा साहब जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी एंट्री होती है कि वो अचानक वहां पहुंचते हैं अयोध्या, और वो कहते हैं कि नीयत की बात नहीं है, निगरानी में गड़बड़ हुई। और उन्होंने एक इंटरव्यू में तो कहा कि डकैती हुई है, जबकि वो पहले गए थे तो ये कहा गया कि नहीं, वो निर्माण समिति की बैठक के लिए गए। एक तो कोई निर्माण समिति की बैठक की आवश्यकता नहीं थी, निर्माण कार्य तो पूरा ही हो गया, अभी कुछ दिनों बाद कही गई थी। तो नपेंद्र मिश्रा का अचानक दिल्ली जाना, दिल्ली से अयोध्या जाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना किसी पर्व त्योहार समारोह के अयोध्या पहुंचना, नपेंद्र मिश्रा जी कहते हैं कि डकैती हुई है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वहां पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और चंपत राय जी वहां पर जमे हुए हैं, वो नहीं छोड़ रहे, और संघ की और विश्व हिंदू परिषद की चुप्पी। ये सब चीजें बताते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था। चंपत राय से भी पुलिस ने आज बयान दर्ज कराया है। इसके अलावा 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल ऐसी खबर आई थी कि पुलिस इन सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी पुलिस ने की है। इनके पास से 79 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं। यह खबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी जुड़ी है। पुलिस ने अब तक करीब 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष गोपाल राव भी शामिल हैं। इनसे पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा ये भी खबर है कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से कई चैट्स और डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं। अब इन मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL भेजा जाएगा ताकि डिलीट किया गया डेटा दोबारा निकाला जा सके। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इससे आरोपियों के बीच की बातचीत, पैसों के लेन देन और चोरी से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। पर जांच सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन बैंकों से आरोपियों, ट्रस्ट और मामले से जुड़े अन्य लोगों के बैंक खातों और लॉकर्स का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। खबर है कि गिरफ्तार किए गए 7 मुख्य आरोपियों के बैंक खातों की डिटेल्स पुलिस को मिल गई हैं। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर यादव, जिन्हें टिन्नू यादव के नाम से भी जाना जाता है, इन चारों के बैंक खातों पर अयोध्या पुलिस की विशेष नजर है। पुलिस क्यों इन पर विशेष ध्यान दे रही है, एक उदाहरण से समझिए। ये नया बन रहा 2 मंजिला मकान आप देख रहे हैं। ये मकान लवकुश मिश्रा का है, उनकी पत्नी के नाम पर खरीदा गया है। ये मकान उसी लवकुश मिश्रा का है जिसको पुलिस ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। बीते मार्च महीने में इसका दाखिल खारिज यानी कि दस्तावेजों में ये लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर ये दर्ज हुआ, और तब से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक आलीशान मकान, करीब 25 लाख की कीमत का ये मकान उसी लवकुश मिश्रा का है जिसकी तनख्वाह महज 12 से 15 हजार होती थी। आमदनी 20,000 से भी कम है और मकान अभी देखा आपने कि ये गाढ़ी कमाई से बनाया गया मकान है या श्रद्धा के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से बनाया गया मकान है, ये तो जांच से सामने आएगा। लेकिन चढ़ावा गिनने वाले दान पेटी का पूरा पैसा बैंक पहुंचने से पहले ही खेल कर जा रहे थे। अब तक ये साफ हो चुका है। इस बात का शक बैंक को पहले ही हो गया था। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक SBI ने करीब 3 महीने पहले दान गिनने वाले कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी। आरोप है कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और कर्मचारियों को हटने नहीं दिया। जांच एजेंसियां अब इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी जो भी खबरें आगे आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बारी सुर्खियों की। क्या एक साथ सैकड़ों लोगों को जहर देकर के मारने की साजिश बुनी जा रही थी? दर्द भगाने के नाम पर जान लेने वाली दवाइयां बांटने वाले का मकसद क्या था? फिलहाल हालांकि खतरा टल गया है, साजिश रचने वाला गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सवालों पर आएंगे, पहले मामला समझिए। 26 जून 2026 यानी शुक्रवार की रात मुंबई की सड़कों पर सैकड़ों लोग जमा थे। मौका था मुहर्रम का। JJ और भाईखला इलाके से जुलूस निकल रहा था। इसी जुलूस में पुणे का एक बिजनेसमैन फैयाज निसार प्रेम जी घूम घूम कर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था। कैप्सूल के साथ
दर्द भगाने का भरोसा भी उसका नत्थी था। कुछ लोगों ने ये कैप्सूल खा भी लिए, लेकिन लोगों को क्या पता था कि पेन किलर ही असली किलर है। ये उस जुलूस में हो रहा था जो सदियों पहले परिवार सहित अपनी कुर्बानी देने वाले इमाम हुसैन की याद में निकाला गया था। भीड़ जुटने की सूचना पहले से थी, लिहाजा पुलिस भी मौके पर मुस्तैद थी। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों को फैयाज पर शक हुआ। थोड़े समय पहले ही पुलिस को एक शिकायत भी मिल चुकी थी। शिकायत करने वाले सलमान ने बताया कि उसने जुलूस में एक कैप्सूल खा ली थी, जिसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। भाईकला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में मुहर्रम का प्रोसेशन निकल रहा था। वहाँ पर एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला, जो कि वहाँ पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी। इसने पिछले 15 दिनों में मुंबई में रहते हुए 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का एक पॉइजनस केमिकल है, वो इसने मंगवाया और साथ ही में इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स मंगाई और इसने उन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड भरा और तकरीबन 15,000 कैप्सूल्स हमने अभी तक सीज़ की हैं, रिकवर की हैं। और ये सारा स्टॉक लेके ये मुहर्रम के प्रोसेशन में पहुंचा और इसने वहाँ पर ऐसा बनाव करते हुए कि ये पेन किलर है तो लोगों को बांटना शुरू किया। और इसकी जो अल्टीमेट इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना था। पुलिस का दावा है कि फैयाज का टारगेट मुहर्रम जुलूस में शामिल लोग थे। मकसद उन लोगों को नुकसान पहुंचाना था। फैयाज के पास ऐसे 14,900 कैप्सूल मिले हैं, अभी और मिलने बाकी हैं। पुलिस का दावा है कि फैयाज ने 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड और 30,000 खाली कैप्सूल हासिल किए थे। पिछले 15 दिनों में इन कैप्सूल को भरा था। जिंक फॉस्फाइड एक जहरीला केमिकल है, गहरे स्लेटी या काले रंग का पाउडर होता है। बेसिकली खेत खलिहान या अनाज को स्टोर किए जाने वाली जगहों पर उत्पाती चूहों को मारने के काम आता है, लेकिन उससे इंसान का मरना भी मुमकिन है। साइंसकारी वाले बताएंगे कि निगलने के बाद जिंक फॉस्फाइड पेट के एसिड के साथ रिएक्शन करके फॉस्फीन नाम की जहरीली गैस बनाता है, जिसका बुरा असर जिगर और दिल दोनों पर पड़ता है, लिवर और हार्ट दोनों पर। इन जहरीले केमिकल्स की खरीद और इस्तेमाल पर नियम लागू हैं। अगर बनाए हुए नियम कानून ठीक से काम करें तो इतना ख़तरनाक कैप्सूल एक आम इंसान को इतनी बड़ी मात्रा में इस केमिकल का मिलना उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए। ये फैयाज के पास कैसे आया, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। 39 साल का फैयाज पुणे में अपने पिता के साथ पेंट का कारोबार करता है। पुलिस का कहना है कि उसने अपने बिजनेस के लिए ये केमिकल हासिल किए और कैप्सूल ऑनलाइन मंगाए। फैयाज का परिवार मूलतः गुजरात के खोजा शिया समुदाय से आता है, लेकिन खबरें बता रही हैं कि 2019 में उसने खुद को नास्तिक और एक्स मुस्लिम बताना शुरू कर दिया था। उसी साल वो ईरान चला गया, क्योंकि उसके परिचितों का कहना है कि उसे वहाँ सुधारों की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ जाकर के उसकी ये उम्मीद टूट गई। फैयाज की माँ और बहन ईरान में रहती हैं। बहन ईरान में फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पत्नी से तलाक हो चुका है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि फैयाज पिछले 1 साल में ही 19 बार ईरान और इराक गया था। आखिर साल भर में 19 दफ़े ईरान और इराक जाने की वजह क्या रही होगी? परिवार से मिलना ही इसका मकसद था या कुछ और? क्या फैयाज किसी के प्रभाव में था? क्या उसके साथ कोई और व्यक्ति या संगठन शामिल था? पुलिस इन सारी बातों का पता लगा रही है। उसके फ़ोन रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्ट्स खंगाले जा रहे हैं। जो भी जांच में आएगा आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर काफ़ी कुछ लिखा बोला जा चुका है। अब समाधान की बारी है। प्रदूषण घटाने की नीयत से दिल्ली सरकार 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू करने जा रही है। पॉलिसी के लिए बजट है 15,000 करोड़ रुपए का, जो कि अगले 4 साल में शहर के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। ऐलान खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। यानी 1 जुलाई से ईवी गाड़ी खरीदने वालों को बड़ी छूट मिलेगी। उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। 2 व्हीलर्स वालों को पहले साल 30,000 की छूट मिलेगी। 3 व्हीलर्स के लिए पहले साल ये छूट 50,000 की होगी। अगर पुरानी BS4 या उससे भी पुरानी गाड़ी को कबाड़ में दे करके नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। 2 व्हीलर्स के लिए ये पड़ेगा करीब 10,000 रुपये का, 3 व्हीलर्स के लिए 25,000 रुपये का और 4 व्हीलर्स वालों के लिए 1 लाख रुपये का इंसेंटिव होगा। पॉलिसी लागू होने के 2 साल के भीतर स्कूल बसों को अपने बेड़े की कम से कम 10% बसों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा और जिनके पास पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनका क्या होगा, ये सवाल है। अधिकारियों ने साफ किया कि उन पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ में कुछ चिंताएं भी हैं। ईवी बैटरियों का निस्तारण, उनका डिस्पोजल कैसे होगा, उसके लिए प्लानिंग क्या है? पॉलिसी लागू होने की बात पर विपक्ष ने ये सवाल उठाया है।
अभी तो वक्त बताएगा कि दिल्ली वासियों को नई नवेली पॉलिसी से प्रदूषण में कितनी राहत मिलेगी। आज का ललन टॉक शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।